आगे बढ़े। वो दो है जिसका नाम हम ही जानते हैं राग, वो दो है जिसका नाम हम ही जानते हैं राग, सारे जहां में घूम हमारी जुबानी है। उर्दू के हवाले से खासतौर जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, कमीशन के एग्जाम होते हैं, उसमें जो नज़्म के हवाले से या गज़ल के हवाले से जो सवाल पूछे जाते हैं, आज हमने उनका इहाता करना है। वो भी आसान तरीन अंदाज में। सबसे पहले बात करते हैं कि नज़्म क्या होती है। याद रखिए कि नज़्म के लफ्ज़ी मानी आपको पता होना चाहिए कि नज़्म के लफ्ज़ी मानी है नज़्म व ज़ब्त तरतीब के हैं। नज़्म व ज़ब्त तरतीब देना के हैं। या अक्सर का कमीशन के इम्तिहान में सवाल पूछा जाता है कि नज़्म के लफ्ज़ी मानी क्या है। नज़्म के लफ्ज़ी मानी है नज़्म व ज़ब्त तरतीब देना, तरतीब से रखना। अल्फाज खूबसूरत अल्फाज को खूबसूरती से एक लड़ी में परोना नज़्म कहलाता है। यहाँ एक और डेफिनेशन तारीफ आपको आसान तरीन अंदाज में बता दूं कि अल्फाज जो है खूबसूरत अल्फाज, उनकी खूबसूरत माला को भी नज़्म कहते हैं। अब देखो मैं यहाँ माला बना रहा हूँ, माला कहते हैं हार को जी। उसमें जब खूबसूरत अल्फाज को खूबसूरती के साथ एक लड़ी में परोया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? ये मैं खूबसूरत अल्फाज को लड़ी में परो रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं ये नज़्म है। तो नज़्म के लफ्ज़ी मानी नज़्म व ज़ब्त के हैं, तरतीब के हैं। खूबसूरत अल्फाज को खूबसूरती से एक लड़ी में परोना ये नज़्म कहलाता है। ये अल्फाज की खूबसूरत माला को भी हम नज़्म कहते हैं। तो ये तो बात होगी नज़्म की। उसके बाद हम देखते हैं कि गज़ल क्या होती है जी। याद रखो, औरतों का आपस में गुफ्तगू करना गज़ल कहलाता है। या गज़ल की एक और भी जो तारीफ है वो की जाती है कि औरत की झुकी हुई कमर को भी गज़ल कहते हैं। औरत की झुकी हुई कमर को भी हम गज़ल कहते हैं। या जो चरखा काटने की जो आवाज़ होती है उसको भी गज़ल कहा जाता है। बहुत सारी तारीफें आ जाती है। तो मैंने कहा बेसिक आपको बता दी जाए कि औरत की झुकी कमर को, औरतों का आपस में गुफ्तगू करना या चरखा काटने की आवाज़, ये सब के सब गज़ल कहलाता है। हम देखते हैं कि नज़्म और गज़ल के हवाले से कौन-कौन से सवाल कमीशन के इम्तिहान में पूछे जाते हैं और प्रीवियस इम्तिहान में कौन से सवाल पूछे गए थे। सबसे पहली बात आती है मतला की। अच्छा, एमसीक्यूज़ अक्सर कमीशन के इम्तिहान में पूछा जाता है कि मतला के लफ्ज़ी मानी क्या है। याद रखिए, मतला के लफ्ज़ी मानी है तलू होना, निकलना के हैं। तलू होना, निकलना। जब मैं बात करता हूँ मतला की, ये किसी भी गज़ल या नज़्म का वो पहला शेर है कि नज़्म या गज़ल का पहला शेर कि जिसमें रदीफ काफिया दोनों मौजूद हों, जिसमें रदीफ काफिया दोनों मौजूद हों, जिसमें रदीफ भी मौजूद हो और काफिया दोनों मौजूद हो। अब आप सवाल करेंगे कि रदीफ क्या होता है और काफिया क्या होता है। ये सवाल भी बार पूछा जाता है जब नज़्म और गज़ल के हवाले से सवाल पूछे जाते हैं। याद रखिए कि नज़्म का उन्वान होता है, नज़्म का कोई ना कोई उन्वान जरूर होता है, लेकिन गज़ल का उन्वान नहीं होता। इसका उन्वान वो नहीं होता, जबकि इसका उन्वान नज़्म का होता है। नज़्म सिर्फ एक मरकज़ी ख्याल के घूमती है, गज़ल में एक से ज़्यादा लहर और बहर होती है। कभी वो इश्क़ मजाज़ी की बात हो रही है, कभी इश्क़ हक़ीक़ी की बात हो रही है, तो इसमें दोनों हो सकते हैं। खैर, हमने कमीशन के इख्तियारात के हवाले से बाकी चीज़ें देखनी है। रदीफ याद रखना कि बार-बार दोहराए जाने वाले लफ्ज़ या अल्फाज़, ये मतला के शेर के आखिर में आएंगे और ये बार-बार दोहराया जाने वाला एक लफ्ज़ भी हो सकता है, एक से ज़्यादा लफ्ज़ भी हो सकते हैं। काफिया क्या है? काफिया को हम वज़न या हम आवाज़ अल्फाज़ भी कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि ये राइमिंग वर्ड्स हैं। ये हमारे पास इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स के तौर पर जाने जाते हैं। अब एग्जांपल हमारे पास दी हुई है। ये शेर मैंने लिखा हुआ है आदा जाफरी, और आदा जाफरी साहिबा शायरा हैं। तो जो शोरा कराम है, उनके नाम, उनकी खासियत, ये भी तारुफ इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर में बता दिया जाएगा। तो ये जो शेर मैंने लिखा है कि ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। आदा जाफरी साहिबा का ये शेर है और ये गज़ल का पहला शेर है। याद रखिए कि मतला के शेर में रदीफ काफिया दोनों मौजूद होते हैं, पहले शेर के दोनों हिस्सों में, और बाकी जो अशार होते हैं उसके चौथे हिस्से में। अब इसमें रदीफ कौन सा है? रदीफ याद रखो रेपिटिशन, आर से याद रखना रदीफ है, आर, और आर से ट्रिक याद रखना ये रेपिटिशन है। तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा, रदीफ रेपिटिशन। ये याद रखो कि मतला के आखिर में आते हैं। ये भी आइए एग्जांपल मैं देता हूं। आदा जाफरी साहब का ये जो साहिबान का शेर है, ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। याद रखिए ये जो हैं और हैं आया हुआ है, शेर के आखिर में आया हुआ है, ये क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया है रदीफ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आखिर में आया हुआ है, एक जैसा लफ्ज़ है। वैसे एक से ज्यादा लफ्ज़ भी हो सकते हैं, जैसा कि वसी शाह की गज़ल है कि समंदर में उतरता हूं तो आंखें भीग जाती हैं, तेरी आंखों को पढ़ता हूं तो आंखें भीग जाती हैं, तेरा नाम लिखने की इजाजत छिन गई जब से कोई भी लफ्ज़ लिखा हूं तो आंखें भीग जाती हैं। अब ये आंखें भीग जाती हैं, आंखें भीग जाती हैं, तो ये रदीफ कहलाते हैं। क्यों मैंने बोला है कि रदीफ? याद रखिए कमीशन के इम्तिहान में सवाल पूछा जाता है कि रदीफ एक लफ्ज़ होता है, दो लफ्ज़ होते हैं, वो एक से एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या एक लफ्ज़ है? आपको ये भी पूछा जाता है कि ये शेर दिया गया है, इस शेर में रदीफ कौन सा है? बात कमीशन के इम्तिहान में सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास काफिया क्या है? काफिया मैंने बताया हम वज़न या हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहते हैं। इसी शेर में देखिए, और ये बात याद रखिए कि काफिया पहले रदीफ आए, पहले काफिया, उसके बाद रदीफ की बारी आती है। जैसा कि यहाँ पर ये नंबर 1 पे, ये रदीफ नंबर 2 पे। वो कैसे? ये भी सवाल आता है कमीशन के इम्तिहान में, पहले काफिया आता है या रदीफ आता है। तो एग्जांपल आप देखिए, ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। अब ये भले और चले, ये मैं लिख रहा हूँ, ये भले और चले, एक ही वजन है इनका, आवाज़ एक ही है, तो ये क्या कहलाते हैं? काफिया कहलाते हैं। और काफिया रदीफ से पहले आ रहे हैं, ये रदीफ और ये काफिया। तो ये भी आपको इनकी तरतीब का पता होना चाहिए। इस हवाले से कमीशन में सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारा काम जो है इंतहाई आसान अंदाज में आपको बुनियादी तसव्वुरात देना, और वो आसान अंदाज इंशाल्लाह ये जो आपकी इम्तिहान में इम्तिहान की जो तैयारी है उसमें इंतहाई आपके वो कीमती साबित होंगे, ख़ुसूसन तैयारी के हवाले से और ख़ुसूसन मेरिट के हवाले से। जो लोग इंग्लिश मीडियम होते हैं उनको उर्दू में थोड़ा सा मसला होता है, क्यों? वो बेसिक चीज़ें नहीं जानते। तो इंशाल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से आपको आसान तरीन अंदाज में लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे, जैसा कि हम लेक्चर देख रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं मक्ता। अब मक्ता क्या होता है जी? उसकी मैं एक आपको मैथमेटिकल डायग्राम बनाता हूँ कि मक्ता क्या है जी। याद रखिए, ये हमारे पास एक आर्क कॉस है और ये हमारे पास दूसरी आर्क कॉस है। ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जहाँ दो ए और बी एक दूसरे को काट रहे हैं, उस जगह को नाम देंगे ये मक्ता है। और मक्ता के लफ्ज़ी मानी, लुग़वी मतलब डिक्शनरी मानी में काटना क्या है, कटा करना क्या है। ये भी अक्सर कमीशन के इम्तिहान में सवाल पूछा जाता है कि मक्ता के लफ्ज़ी मानी क्या है या मक्ता के लुग़वी मानी क्या है। तो मैंने आपको डायग्राम बना के दी कि
तो मैंने क्वेश्चन बनाई, 8 बनाए, उसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसको बाइसेक्ट कर रहे हैं वो क्या है? मक्ता कहलाता है। अब मक्ता याद रखो ये आखिरी शेर होता है किसी भी गज़ल या नज़म का। क्यों? क्योंकि मक्ता के मानी काटना क्या है? तो किसी भी गज़ल या नज़म का वो आखिरी शेर होता है जिसमें तखल्लुस इस्तेमाल होता है। अब तखल्लुस क्या है? शायर लोग अपने असली नाम की बजाय इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको तखल्लुस का शेर लिख के देता हूँ अपनी माँ से मोहब्बत के लिए, अपनी माँ की मोहब्बत के लिए, अपनी माँ की ममता से मोहब्बत के लिए। एहसान ताबिश का एक शेर याद आ रहा है कि एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश। अब जो मक्ता के शेर होता है उसमें तखल्लुस इस्तेमाल होता है। तखल्लुस क्या होता है? वो खास नाम जो शायर लोग अपने असली नाम की इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए किसी शायर का अपना नाम वो भी तखल्लुस होता है जी। और कमीशन के एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि इकबाल साहब का तखल्लुस कौन सा था? अल्लामा इकबाल का तखल्लुस। तो याद रखो अल्लामा इकबाल का तखल्लुस भी इकबाल ही था, अगरचे उन्होंने वो नाम इस्तेमाल किया है। तो अल्लामा इकबाल साहब का तखल्लुस भी इकबाल ही है। नहीं इकबाल नौमीद अपनी किश्त वीरां से जरा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो इकबाल का तखल्लुस इकबाल ही है। एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। अब देखिए ये मक्ता का शेर है। क्यों? क्योंकि इसमें तखल्लुस का इस्तेमाल हुआ है। तो तखल्लुस शायर लोग अपने असली नाम की बजाय इस्तेमाल करते हैं और ये मक्ता कहलाता है। मक्ता में लफ्ज़-ए-मानी काटना कटा करने की एक और आपको मक्ता की मिसाल दें। एक बात पर आपको शेर दिया जाता है कमीशन के इम्तिहानात में कि भाई ये मतला का शेर है, ये मक्ता का शेर है, इसमें रदीफ का काफिया कौन-कौन से हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब दरवाज़े खान के अज़ीम शायर हैं और मदाह अहले सुन्नत भी हैं, मदाह अहले बैत भी हैं क्योंकि उन्होंने अहले बैत की काफ़ी जो है वो तारीफ़ी अंदाज़ में उन्होंने भी शायरी की है। उनका शेर मैं आपको मक्ता के तखल्लुस और मक्ता के वजह से बता रहा हूँ कि इस शब के मुकद्दर में सहरी नहीं मोहसिन, इस शब के मुकद्दर में। और ये कमीशन के इम्तिहान में अक्सर बात ये शेर आ जाते हैं तो फिर उनसे आपने फाइंड आउट करना होता है, इसी वजह से आपको ये बता रहे हैं। इस शब के मुकद्दर में, इस शब के मुकद्दर में सहरी नहीं मोहसिन। अब मोहसिन नकवी ने नाम तखल्लुस इस्तेमाल किया है। इस शब के मुकद्दर में सहरी नहीं मोहसिन, देखा है कई बार चिरागों को बुझाकर, देखा है कई बार चिरागों को बुझाकर। अमूमन ये होता था कि जब सुबह होने वाली होती थी तो रात को जलने वाले चिराग होते हैं उनको बुझा दिया जाता था कि अब सुबह होने वाली है। लेकिन नकवी साहब फरमाते हैं कि हमने कई चिराग बुझाए हैं, इस शब इस रात के मुकद्दर में सहर है नहीं, देखा है कई बार चिरागों को बुझाकर। तो ये क्या है? ये मक्ता का शेर कहलाता है, इसमें तखल्लुस इस्तेमाल किया। और सबसे आखिर में बात आती है कि तलमीह क्या है। याद रखिएगा कि तलमीह एक लफ्ज़ होता है, उसके लिए अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में भी आपको जितने भी टॉपिक्स होंगे वो भी सीधा साधा डालने का जाएगा। इसको प्रेग्नेंट वर्ड्स कहते हैं तलमीह के हवाले से। लफ्ज़ एक होता है, इसमें बहुत सारे आगे तशरीह क्या है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लफ्ज़ लिख रहा हूँ कि तलमीह, अब मैं मुख्तलिफ लफ्ज़ लिख रहा हूँ कि उनकी तशरीह भी कमाल की होती है। क्यों? तलमीह मिसाल के तौर पर मैं लिखा हूँ कि आतिश नमरूद। अब आप देखो कि आतिश नमरूद, जो नमरूद ने आग जलाई थी, नऊज़ बिल्लाह, मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालकर जलाकर राख कर देना है। तो इसीलिए वो शायर कह रहा है ना कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क कातिल है कि मैं वे तमाशा इल्ज़ाम अभी। ये अक्ल पीछे रह गई है, इश्क आगे चला गया। तो आतिश नमरूद इसके पीछे बहुत बड़ा वाक़या है, तो ये भी क्या है? तलमीह है। इसीलिए एक और है हमारे पास फ़िज़ाए बद्र। तो बद्र की जो फ़िज़ा है, इकबाल साहब फरमाते हैं कि फ़िज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अभी कमीशन के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि मैं लिख के दे रहा हूँ आपको कि इस शेर में कौन सी शेरी सिंफ इस्तेमाल हुई है कि फ़िज़ाए बद्र पैदा कर। ये शेर आया हुआ था, फ़िज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी उतर सकते हैं गर्दों से, आसमानों से उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। तो अगर आप रट्टा लगाओगे अच्छा जी ये तलमीह है, लेकिन है कैसे? कमीशन के एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, वो शेर देकर पूछते हैं जी इसमें कौन सी सिंफ इस्तेमाल हुई है। तो मैंने कहा कि अगर खास लफ्ज़ किसी मजहबी, किसी सियासी, किसी कौमी वाक़े की तरफ इशारा करे, तारीखी वाक़े की तरफ इशारा करे तो उसे हम नाम देंगे, वो तलमीह कहलाता है। और हमारे पास इसी तरह से लफ्ज़ है कोहे तूर, तो ये भी एक तलमीह के तौर पर इस्तेमाल होता है। इब्ने मरियम एक तारीखी वाक़या है, कुरान मजीद में भी मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, तो ये सारे के सारे तलमीह कहलाते हैं। इंग्लिश में मैं आपको बात बताऊं, सिंपल एक वाक़या था, 9/11 का वाक़या हुआ था जी। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है कि किस तरह से जो जहाज से हवाई किया गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक किया गया। तो ये सारे के सारे यानी इसको तलमीह के तौर पे हम देखते हैं। इसी तरह बाकी भी उर्दू के आपके जितने भी टॉपिक्स होंगे वो आसान अंदाज में आपको समझा दिए जाएंगे, आसान अंदाज में। हमारा